वेलकम टू अवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आप लोग क्लास 9th में एंटर कर चुके हैं, कई लोग यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर आज क्लास 9 के चैप्टर को सुनने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। दिस इज आवर चैप्टर। वी विल स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अबाउट द केमिस्ट्री। आप में से कई लोग यहाँ पर क्लास 9th में एंटर कर चुके हैं और आप लोग ये पहली बार इसको आज हमारे ख्याल से देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा साइंस। We are the students of science, ठीक है। We are having generally 5 to 6 subjects, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट्स में हमारे सामने मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और साइंस है। अभी तक जो हम साइंस को पढ़ते थे क्लास 8 तक, दैट वाज द कंप्लीट साइंस ओनली, बट नाउ दिस साइंस इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, तो कई बार हो सकता है कि आप इसके आंसर्स ना दे पाए, ठीक है। वेरी सिंपल, साइंस इज मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब ये होता है टू नो, यानी कि जानना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। जब हम किसी भी भाषा का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान लेते हैं तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो सुसंगठित, सुसंस्कृत, और कह सकते हैं कि जब हम प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट। आई एम राइटिंग हियर स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस, ठीक है। इसी को साइंस कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो साइंस इज नॉट एनी सब्जेक्ट, साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए मीडियम, ये एक मीडियम की तरह है। सपोज वी स्टेप बाय स्टेप स्टडी अबाउट द सोसाइटी, इट इज नोन एज सोशल साइंस। अगर हम लोग इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं मोरालिटी की, इट इज नोन एज मॉरल साइंस। अगर हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं किसी भी फीचर्स की, तो उसी का साइंस कहते हैं, लाइक सोशल साइंस, मॉरल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, सो मेनी साइंसेज आर देयर, बहुत सारे साइंस हैं। लेकिन हम जिस साइंस को पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली दिस इज ए केमिकल साइंस। ये क्या है? केमिकल साइंस है। अगर हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजिक्स। अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज के बाद कोई पूछेगा आपसे कि साइंस क्या होता है तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। ओके, अब बात आती है कि जो साइंस है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है फिजिक्स, एक हमारा होता है केमिस्ट्री, और एक होता है बायोलॉजी। दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 9, जिसको हम 9th में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, कोई पूछता है फिजिक्स क्या है, हम लोग कई बार ऐसा आंसर दे देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं कि फिजिक्स जो है इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। फ्यूसिस से ये बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, प्रकृति। तो जब हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो फिजिक्स कहलाता है। दैट मीन्स study about the nature, study about the laws of nature, study about the physical phenomenon of the nature, then we are studying about the physics। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एंड फादर ऑफ द फिजिक्स इज न्यूटन, ठीक है। जो न्यूटन है उनको फादर ऑफ द फिजिक्स माना गया है। वी आर कमिंग ऑन द बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायोस का मतलब ही होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ। सो स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स। जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइक द फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा रिप्रेजेंट्स द प्लांट किंगडम, फाउना रिप्रेजेंट्स द एनिमल किंगडम। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द फ्लोरा एंड फाउना टुगेदर इन ए कंबाइंड वे, दैट इज नोन एज बायोलॉजी। एंड द फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन था? एनीवन? आई नीड आंसर फ्रॉम यू। व्हाट इज हु आर द फादर ऑफ द बायोलॉजी? और इस बायोलॉजी के 2 पार्ट और हैं, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। जब हम प्लांट्स यानी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है बॉटनी। और जून, एनिमल्स, जब हम एनिमल्स या क्रिएचर्स की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज जूलॉजी। सो जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जब हम एनिमल और एनिमल के बिहेवियर्स इन सब के बारे में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? जूलॉजी पढ़ते हैं। हालांकि चैप्टर जो लास्ट ईयर था वो डाइवर्सिटी काट दिया गया था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो
और इसमें भी हम आपको बता दे रहे हैं कि हु वाज द फादर ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी के फादर किसे कहते हैं, हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी। चलो हम आपको बॉटनी के फादर का नाम बता रहे हैं, इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस, THEOPHRASTUS। थियोफ्रेस्टस वाज द फादर ऑफ बॉटनी एंड एरिस्टोटल ये जूलॉजी के भी फादर हैं और बायोलॉजी के भी फादर हैं। यानी कि अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी पूछते हैं तो भी एरिस्टोटल, हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं, और जूलॉजी के भी फादर जो है वो क्या है? एरिस्टोटल। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो होता है दैट इज द स्टडी ऑफ laws of the nature या physical phenomenon of the nature, while biology is the study of life means living organism, ठीक। and father of physics Newton and father of biology Aristotle, father of zoology also Aristotle, father of botany Theophrastus। क्योंकि ना मैं फिजिक्स आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, इसको आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाने जा रहा हूं केमिस्ट्री। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन माय टॉपिक दैट इज केमिस्ट्री। तो बात आती है व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, तो जनरली लोग कहते हैं इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ रिएक्शंस। नहीं, खाली रिएक्शंस की स्टडी ही केमिस्ट्री नहीं होती है। स्टडी ऑफ कलर्स ये खाली केमिस्ट्री नहीं होती है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ PCS of matter। कंफ्यूज्ड? PCS कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैंने आपको याद दिलाने के लिए मैंने ऐसे कहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ PCS ऑफ मैटर, वेयर P represents properties, C stands for composition and S stands for structure, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं केमिस्ट्री में भी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताओं को पढ़ते हैं। जैसे कि हम मेटल्स के बारे में कहते हैं ना कि मेटल्स आर हार्ड, रिजिड, इट इज इनकम्प्रेसिबल, दे आर हैविंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, दे आर सोनोरस, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो ये मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टीज की। क्या बात कर रहा हूं? प्रॉपर्टीज की। तो ऐसे जब हम किसी भी सब्सटेंस की वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस और उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि वेदर इट इज रिजिड और नॉन रिजिड, इट इज फ्लूइड और नॉन फ्लूइड, या हम बात कर सकते हैं वेदर इट इज कंप्रेसिबल और नॉन कंप्रेसिबल, दबाया जा सकता है या नहीं दबाया सकता है, तो इसके मतलब हम प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, जो ये मैटर है वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किन चीजों का बना हुआ है, वेदर इट इज मेड अप ऑफ एटम, इट इज मेड अप ऑफ आयंस और इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका बना हुआ है। जब हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं केमिस्ट्री पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, जब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, जिन चीजों से मिलकर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस बना है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, नेचर ऑफ अरेंजमेंट कैसा है, जब हम उसके बारे में बात करते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक एमॉर्फस स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब कि जहां पर डेफिनेट शेप है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है और एक रेगुलर लैटिस है, तो हम कह रहे हैं क्रिस्टलाइन है। और जब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है आयंस का या एटम्स का, वो इररेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कि दे आर एमॉर्फस। आगे चलकर भी सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं लाइक आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, बहुत तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो हम जब इन सबके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, ठीक। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री may be defined as a branch of science that deals with the study of properties, composition and structure of matter. And Lavoisier was the father of chemistry. Antony von Lavoisier, he was the person who is known as या regarded as the father of chemistry, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये बात समझ में आ गई कि साइंस क्या होता है, हमको ये भी बात समझ में आ गई कि साइंस के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, हमको ये भी बात समझ में आ गई कि फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है। चलो अब हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। क्या नाम है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। बच्चों, जब बात आती है मैटर्स की कि मैटर क्या होता है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन नियरली बहुत इजी है। कई लोगों को मालूम होती है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है।
कोई भी चीज जब वो जगह घेरती है और उसका अपना कुछ वजन होता है तो उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने ये डस्टर है, ठीक है, इसने अपना कुछ स्पेस एक्वायर कर लिया और इसका अपना कुछ वजन है, मास है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे थॉट, लव, हेट, स्मेल, दिस इज नॉट ए मैटर, ये मैटर नहीं है। बट चेयर, डेस्क, स्केल, पेंसिल, पेन, बुक्स, कॉपीज, दीज ऑल आर रिगार्डेड एज मैटर, ये सब कुछ मैटर है। दैट मीन्स कि एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब बात आती है कि मैटर जो हमने कहा, इसके अंदर एक टर्म आया मास। नाउ व्हाट इज मास? ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in a body is called its mass। ठीक है, जो मैटर है वो कितना भरा हुआ है किसी बॉडी के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, डजंट मैटर, बट जिसमें भरा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं कि मास। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। इसे हम एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, बात आती है कि क्यों एसआई सिस्टम आया, व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ एसआई सिस्टम। बात ऐसा हुआ कि जैसे मान लो हम ब्रिटेन जाते हैं, ठीक है, और वहां पर हम, कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज योर वेट, तो मैं कहता हूं कि माय वेट इज 80 kg, 80 किलोग्राम वजन है। वहां पर मैं पूछता हूं कि आपका वजन कितना है, वो कह रहे हैं 120 पाउंड्स। नाउ देयर वाज कंफ्यूजन ना, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया ना हमारे और उनके बीच में, जो कि हम पाउंड में क्या लेंगे, यानी वेट ज्यादा है या कम है, मेरा किलोग्राम में क्या है। इन द सेम वे हम पेट्रोल भराने जा रहे हैं, पेट्रोल भराते समय मैंने कहा कि I need 5 liters of petrol। उन्होंने कहा no sorry I don't give you the petrol in liters but we give the petrol in gallons। Again confused। फिर मेरे समझ में आ रहा है कि अब अगर यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमको नहीं मालूम है तो हम तो गए या हमारे ही शहरों में या हम लोगों के ही इंडिया में पसेरी, सवैया, छटाक, ऐसे तमाम सारे छोटे छोटे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं, बीघा, बिस्वा, जो हम लोग जानते हैं बट मे बी फॉरेनर्स नहीं जानते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी पड़ा कि एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को सेटअप किया जाए। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे 3 आते हैं, जिसमें एक आता है हमारा सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एक आता है एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबव ऑल इज एमकेएस सिस्टम, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। यानी कि इसमें मास, वेट और टाइम, इन तीनों के रिलेशन को लिया आता है। ठीक है, तो ऐसे ही एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम है। क्या है? किलोग्राम। जैसे टेम्परेचर के लिए हम क्या होता है? सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, केल्विन भी होता है, बट वी कंसीडर केल्विन। हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? केल्विन को कंसीडर करते हैं एज एसआई यूनिट। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैंडेला को करते हैं। तो टाइम के लिए क्या करते हैं? जनरली सेकंड्स को करते हैं। इसी तरीके से यहां पर जो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट है बॉडी में वो किलोग्राम है, मतलब मास है, और मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम। अब बात आती है कि हमारे सामने ये तो क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है, हमें ये भी क्लियर हो गया मास क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर फिर हमारे सामने कि आखिर ये जो मैटर है इसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी विल क्लासिफाई द मैटर। तो मैटर के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। कैसा होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन। So when we talk about the physical classification, then this matter is being categorized into 3 categories, that is solid, liquid and gas। ठीक है, ये मेजर हैं। इसके अलावा 2 और भी हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बट जनरली वी स्ट्रेस ऑन दीज 3 पॉइंट्स। हम ज्यादातर इन्हीं 3 पे स्ट्रेस करते हैं, सॉलिड पर, लिक्विड पर और गैस पर। ठीक है, कि हमारे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस है। अब जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने क्लास 3rd से लेके ही और अभी तक 8th तक इस सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में काफी कुछ स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में अब चूंकि क्लास 9th आ गया है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका पैटर्न थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा देन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन यहां आएगा
मेक द कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव डिफरेंसेस या ट्यूबुलर डिफरेंसेस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऐसा करके अगर आता है तो उसमें ये आएगा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस। तो आपको एक ट्यूबुलर चार्ट बनाना होगा, पहले यहाँ पे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब ये टेबुलर चार्ट आपके बन गए। अब इसमें क्या हुआ, सॉलिड्स के बारे में आप कहोगे कि दे आर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल सही बात है, उनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जब लिक्विड की बात आती है तो दे आर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप। जब बात गैस की आती है, दे आर हैविंग नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो उनका शेप ही प्रॉपर होता है ना ही वॉल्यूम होता है। फिर हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसके बीच में होता है, बिटवीन द सॉलिड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द सॉलिड, फिर थोड़ा सा कम होता है इन लिक्विड और बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है इन गैसेस। हालांकि हायर क्लासेस में जाके हम जानेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के बीच में भी होता है, लेकिन अभी जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि सॉलिड्स आर हैविंग द हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स के बीच में इट इज लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, गैसेस में नेग्लिजिबल। फिर बात आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की, जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं उनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, दे आर टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है, तो दे आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपैरिजन टू सॉलिड। गैसेस में दे आर फ्री टू मूव हियर अबाउट, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, गैसेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद सॉलिड्स आर जनरली रिजिड एंड हार्ड व्हाइल लिक्विड्स आर फ्लूइड, ठीक है, एंड दे आर नॉट दैट मच हार्ड एज द सॉलिड आर। फिर गैसेस की जो हम बात करते हैं वो तो बिल्कुल गैस गैस ही होता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उनका तो शेप कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस किया सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स जनरली कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ऐसे कई सारे डिफरेंसेस आते हैं जो हमारे सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में आते हैं। सॉलिड की बात करते हैं तो मेटल्स आ गए, लिक्विड में कई सारी बात करते हैं नॉन मेटल जैसे गैसेस आ गई, वो लिक्विड्स आ गए जैसे एसिड्स हो गए और गैसेस की हम बात करते हैं तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दीज आर द गैसेस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन, कि हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द मैटर एज केमिकली। क्लियर? तो अगर आप लोगों को ये मजा आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने दोस्तों से जाके शेयर कर सकते हैं इस बात को कि अभी लेक्चर नॉन स्टॉप कंटिन्यू चलेगा, 1 by 1 डे बाय डे। तो आज हम लोगों ने शुरुआत की है साइंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके बाद में मास क्या होता है, मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है उसका, मास का, मैटर का, और उसके बाद अब हम लोग इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।